कहानी दक्षिण कोरिया के सियोल में शुरू होती है। यहाँ इंचोंग नाम का एक व्यक्ति एक पुराने अमेरिकी बम को निष्क्रिय करने के लिए अपने साथी के साथ एक प्रतिबंधित स्थल पर पहुंचता हुआ दिखाया गया है। दशकों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक युद्ध छिड़ गया था और आज भी उस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों की खोज की जा रही है। इंचोंग आखिरकार बम का पता लगा लेता है और उसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर देता है। फिर दृश्य इंचोंग की गर्भवती पत्नी सूजी की ओर जाता है, जो अपने मेडिकल चेकअप के लिए अकेले एक क्लिनिक में आई है। जैसे ही वह बाहर कदम रखती है, इंचोन उसे फोन करता है और उत्साह से पूछता है कि क्या उन्हें बेटी होगी या बेटा। जवाब देने के बजाय सूजी गुस्सा हो जाती है। वह इसलिए परेशान है क्योंकि इंचोंग हमेशा काम में व्यस्त रहता है और उसके लिए कभी समय नहीं निकालता। यही वजह है कि उसे फिर से अकेले क्लिनिक आना पड़ा। जब दोनों फोन पर बहस कर रहे होते हैं, तभी शहर में एक शक्तिशाली और भयानक भूकंप आ जाता है। इंचोन तुरंत अपनी कार पर नियंत्रण कर लेता है और उस क्षेत्र से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ढहती इमारतें सड़कों को पार करना लगभग असंभव बना देती हैं। अचानक उसकी कार टकराई। शुक्र है इंचोन को चोट नहीं आई है, इसलिए वह कार से बाहर निकलता है और अपने घर की ओर भागता है क्योंकि आधा शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जल्द ही समाचार चैनल भूकंप के बारे में रिपोर्टों से भर जाते हैं। इसका कारण चीन और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा पर स्थित एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट बताया गया है। दोनों देशों को भारी नुकसान होता है और यह पता चलता है कि इस आपदा की भविष्यवाणी 3 साल पहले प्रोफेसर कोंगबोंग ने की थी। तब कोई उस पर यकीन नहीं करता। अब भूकंप के बाद लोग उसकी चेतावनी अनदेखी का अफसोस करते हैं। निराश और हताश होकर प्रोफेसर दक्षिण कोरिया छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला होता है, राष्ट्रपति का सचिव आता है और उसे जबरदस्ती एक जरूरी बैठक में ले जाता है। जब प्रोफेसर बैठक कक्ष में प्रवेश करता है, तो वह कई उच्च रैंकिंग अधिकारियों को पहले से ही वहां पाता है, जिसमें दक्षिण कोरिया और चीन के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। वे उससे उन भूकंपों के बारे में पूछते हैं जिनके आगे आने की उम्मीद है। प्रोफेसर बताते हैं कि बहुत जल्द 3 और भूकंप आएंगे और उन्हें रोकने का केवल एक ही तरीका है। ज्वालामुखी के नीचे एक परमाणु बम में विस्फोट किया जाना चाहिए, जिससे एक गहरा गड्ढा बन जाएगा। एक बार जब लावा उस गड्ढे में बह जाएगा, तो भूकंप खत्म हो जाएंगे। समस्या यह है कि न तो चीन और न ही दक्षिण कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। प्रोफेसर फिर खुलासा करता है कि अमेरिकी परमाणु हथियार उत्तर कोरिया में अमेरिकी दूतावास के पास रखे गए हैं। वह सुझाव देता है कि वे लाखों लोगों की जान बचाने के लिए उत्तर कोरिया के साथ गुप्त रूप से समन्वय करें और अमेरिका को पता चले बिना उन हथियारों का इस्तेमाल करें। लेकिन दोनों देशों को डर है कि अमेरिका इस गुप्त मिशन का भेद जान ले तो कभी भी युद्ध तुरंत छिड़ सकता है। फिर भी कोई अन्य विकल्प न बचने पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति प्रोफेसर के साथ एक गुप्त मिशन की योजना बनाता है और इंचोंग को भी इसका हिस्सा बनने के लिए चुना जाता है। जब इंचोंग सूजी को मिशन के बारे में बताता है, तो वह यह जानकर बहुत चिंतित और भावुक हो जाती है कि वह अपनी जान गंवा सकता है। फिर भी देश की खातिर सूजी उसे जाने की अनुमति देती है और यह क्षण उन दोनों के लिए बेहद भावुक हो जाता है। अगले दिन मिशन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाता है और जून प्योंग नामक एक कैदी को दक्षिण कोरियाई जेल से छुड़ाने की योजना बनाई जाती है। वही एकमात्र व्यक्ति है जो जानता है कि अमेरिकी परमाणु हथियार कहाँ रखे गए हैं। टीम 2 समूहों में बंट जाती है और जून प्योंग को जेल से छुड़ाने के लिए निकल पड़ती है। दुर्भाग्य से एक टीम का विमान बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें मिशन के कप्तान और कई सदस्य मारे जाते हैं। इंचोंग का विमान भी नियंत्रण खोने लगता है, लेकिन ठीक समय पर वह पैराशूट का उपयोग करके अपनी टीम को निकालने में सफल हो जाता है। कप्तान की मृत्यु के बाद इंचोंग को पदोन्नत किया जाता है और नया मिशन कप्तान बनाया जाता है। जल्द ही नियंत्रण कक्ष उसे सूचित करता है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में पूरे मिशन का नक्शा था। इसके बिना मिशन पूरा नहीं होगा। फौरन इंचोंग और टीम मलबे पर लौटकर नक्शा निकालते हैं। वो रास्ता दिखाता है, फिर वे सीधा जेल की तरफ बढ़ते हैं। जब वे आखिरकार उस क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि जेल के चारों ओर कोई भी गार्ड तैनात नहीं है। जेल को बिना सुरक्षा के छोड़ने का कारण एक बड़ा भूकंप था जो कुछ समय पहले उस क्षेत्र में आया था। सभी गार्ड अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। इससे राहत पाकर टीम जल्दी से जेल में प्रवेश करती है और पियोन नाम के एक कैदी से मिलती है। पहले तो पियोन इस बात को लेकर भ्रमित हो जाता है कि वे उसे क्यों आजाद करना चाहते हैं। इंचोंग उसे पूरी स्थिति समझाता है, लेकिन पियोन मदद करने से इनकार कर देता है। लेकिन इंचोंग दक्षिण कोरियाई नागरिकता ऑफर करे तो पियोन तुरंत उनके साथ जुड़ने को मान जाता है। इस दौरान पियोन चुपके से इंचोंग का बटुआ चुरा लेता है। अंदर उसे एक अल्ट्रासाउंड फोटो और एक मिशन का नक्शा मिलता है। नक्शा याद कर वह उसे हटा देता है ताकि टीम को रास्ते के लिए उसी पर निर्भर रहना पड़े।
और उसे धोखा न दे। फिर वह इंचोंग को बताता है कि उसने क्या किया है और बटुआ लौटा देता है। रक्षा चले जाने के बाद टीम के पास पियोन के निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अब वही एकमात्र व्यक्ति है जो रास्ता जानता है। हर कोई अनिच्छा से उसकी बात सुनने के लिए सहमत हो जाता है। पियोन अचानक भाग जाता है और सीधे अपने घर की ओर जाता है जहां उसकी पत्नी रह रही है। पता चलता है कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे हत्या के झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेज दिया था। पियोन हिसाब बराबर करने के लिए वहां जाता है, लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो उसे अपनी बेटी कहीं नहीं मिलती। उसकी पत्नी उसे बताती है कि उनकी बेटी अब दक्षिण कोरिया में अपने चाचा के साथ रहती है। इस बीच इंचोंग और उसकी टीम शहर में पियोन की तलाश कर रही है। जैसे ही वे सड़कों से गुजरते हैं, उन्हें अचानक पास की एक इमारत से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। टीम अंदर भागती है और वहां पियोन को पाती है। वह अपनी पत्नी को डराने की कोशिश में हवा में गोलियां चला रहा था। इंचोन पियोन को पकड़ लेता है और उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद वह उससे वादा करता है कि अगर वह सच में टीम की मदद करता है तो वे उसे उसकी बेटी से मिला देंगे। उस क्षण से पियोन ईमानदारी से मिशन का समर्थन करने के लिए सहमत हो जाता है। वह तुरंत उन्हें उस स्थान पर ले जाता है जहां अमेरिकी परमाणु बम रखे गए हैं। हालांकि इस क्षेत्र में सैनिकों द्वारा कड़ी सुरक्षा की गई है, जो साइट की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही वे इंचोंग की टीम को देखते हैं, सैनिक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। अंत में इंचोंग की टीम जीत जाती है और जल्दी से उस गुप्त कक्ष तक पहुंच जाती है जहां परमाणु वॉरहेड रखे गए हैं। वे वॉरहेड को एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए बम में डालना शुरू करते हैं। इस बीच पियोन को बंद कर दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह कोई परेशानी न करे या भागने की कोशिश न करे। भूकंप आने से पहले सिर्फ 49 घंटे बचे हैं। समय हाथ से निकलता जा रहा है। पियोन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तब पता चलता है कि वह वास्तव में चीनी माफिया के लिए काम करने वाला एक एजेंट है। उन्हें वॉरहेड चाहिए और उन्हें एक्टिव करने को इंचोंग की मदद चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसी को अकेले यह काम चालू करना आता है। इसे हासिल करने के लिए पियोन टीम की जान बचाता है और उन्हें सुविधा से बाहर निकलने में मदद करता है। उसी समय सूजी एक पुल पार कर रही होती है जब अचानक एक शक्तिशाली ज्वालामुखी फट जाता है। पुल ढह जाता है और नदी में एक विशाल सुनामी आती है, जो अपने साथ अनगिनत जाने ले जाती है। सूजी लहरों में बह जाती है, लेकिन वह बहादुरी से पानी से लड़ती है और किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। इस बीच प्रोफेसर को चौंकाने वाली नई जानकारी मिलती है। अगला ज्वालामुखी विस्फोट उम्मीद के मुताबिक 2 दिनों में नहीं, बल्कि सिर्फ 22 घंटों में होगा। इससे भी बदतर, जिस खदान में बमबारी की योजना बनाई गई थी वह गलत है। परमाणु बम को पूरी तरह से एक अलग खदान में विस्फोट किया जाना चाहिए, इससे पहले कि प्रोफेसर यह महत्वपूर्ण जानकारी टीम तक पहुंचा पाते। अचानक सभी संचार लाइनें कट जाती हैं। जैसे ही टीम आगे बढ़ती है, सैनिक अचानक प्रकट होते हैं और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी इंचोन को एक ट्रक से गैस लीक होती हुई दिखाई देती है। वह उस पर गोली चलाता है, जिससे एक साथ कई सैनिकों को खत्म करने की कोशिश में एक बड़ा विस्फोट होता है। जैसे ही वह पियोन के साथ भागने के लिए एक कार में कूदता है, पियोन इंचोंग को बेहोश कर देता है, वॉरहेड चुरा लेता है और बाकी टीम को छोड़कर मौके से भाग जाता है। इस बीच ऑपरेशन की खबर संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंच जाती है। अमेरिकी अधिकारी तुरंत मिशन को बंद करने का आदेश देते हैं। इससे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन को खारिज कर देता है और अपने पद से इस्तीफा भी दे देता है। इंचोंग की टीम का जल्द से जल्द पता लगाने के आदेश भेजे जाते हैं, ताकि उन्हें सूचित किया जा सके कि मिशन रद्द कर दिया गया है। उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण कोरिया पर सभी चोरी हुए परमाणु वॉरहेड वापस करने के लिए दबाव डालता है। इन सबसे अनजान पियोन अपने चीनी माफिया बॉस को फोन करता है और उसे सूचित करता है कि वॉरहेड चोरी हो गए हैं। वो उसी शहर में एक बैठक भी तय करता है जहां उसकी बेटी रह रही है। कुछ समय बाद इंचोंग को होश आता है और वह खुद को हथकड़ियों से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। पियोन की गद्दारी से गुस्से में इंचोंग उससे भिड़ता है। झगड़े में कार बेकाबू होकर टकरा जाती है, मगर दोनों बच जाते हैं। कोई और विकल्प न बचने पर दोनों पैदल अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जैसे ही रात होती है, वे एक सुनसान सुपरमार्केट में शरण लेते हैं, जहां वे भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें अपना पेट भरने के लिए भोजन मिल जाता है। जब वे खा रहे होते हैं, अमेरिकी सैनिकों का एक बड़ा समूह अचानक सुपरमार्केट को घेर लेता है और उन्हें मारने वाला होता है। ठीक समय पर इंचोंग की टीम एक ट्रक में आती है और इंचोंग और पियोन को बचाने के लिए अमेरिकी सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर देती है। गोलीबारी की अफरा तफरी में इंचोंग और पियोन को भागने का एक बढ़िया मौका मिल जाता है और वे सभी एक गाड़ी में एक साथ भाग जाते हैं। उनका पीछा कर रहे अमेरिकी सैनिकों पर जवाबी फायरिंग करते हैं। जैसे ही वे एक पुल पर पहुंचते हैं, अचानक एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट होता है।
विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि पुल ढह जाता है और ऑपरेशन को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से बंद घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद प्रोफेसर दक्षिण कोरिया छोड़ने का फैसला करता है। वह हवाई अड्डे की ओर जाने वाली बस में चढ़ जाता है। लगभग उसी समय सूजी भी वहां पहुंचती है। अचानक एक और ज्वालामुखी विस्फोट से अफरा तफरी मच जाती है और भीड़ में दहशत फैल जाती है। जब उसे पता चलता है कि सैनिक सूजी को भागने से रोक रहे हैं तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है और तुरंत राष्ट्रपति के सचिव को फोन करता है और उसे सभी जरूरी दस्तावेज चुराने का आदेश देता है क्योंकि वह मिशन को फिर से शुरू करना चाहता है। सचिव ठीक वैसा ही करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति उसे देख लेते हैं लेकिन उस समय उसे रोक नहीं पाते क्योंकि वह भारी सुरक्षा में है। इस बीच इंचोंग को यह विश्वास होने लगता है कि मिशन अब पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब तक पियोन को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। उसने इंचोंग के लिए एक नक्शा बनाया और फिर अपनी बेटी को खोजने के लिए निकल पड़ता है। शहर में वह आखिरकार उसे ढूंढ लेता है लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती है। तभी चीनी गिरोह के सदस्य आते हैं और वॉरहेड की मांग करते हैं। योन बताता है कि वे अब उसके पास नहीं है और उसने उन्हें इंचोंग को दे दिया है। ये सुनकर गिरोह के सदस्य उसे गोली मार देते हैं। कुछ ही पलों बाद अमेरिकी सैनिक आते हैं और चीनी गिरोह पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर किसी तरह इंचोंग से संपर्क करने में कामयाब हो जाता है और उसे सही खदान के बारे में बताता है। हालांकि इंचोंग को सही रास्ता नहीं पता है क्योंकि उसके पास नक्शे का केवल आधा हिस्सा है। इसे पूरा करने के लिए वो उस शहर की ओर जाता है जहां पियोन को आखिरी बार देखा गया था। जब इंचोंग वहां पहुंचता है तो वह शहर को एक क्रूर युद्ध जैसी स्थिति में फंसा देखकर दंग रह जाता है। अचानक जमीन फिर से कांपने लगती है और दोनों पक्ष डरकर भाग जाते हैं। इंचोंग अपने सभी साथियों को तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है और अकेले खदान की ओर जाने का फैसला करता है। रास्ता जानने वाला पियोन उसके साथ चलने का फैसला करता है। रास्ते में इंचोंग सूजी को फोन करता है। उसे शक है कि कहीं बचेगा। जल्दी दोनों खदान तक पहुंच जाते हैं और बम को लिफ्ट की ओर ले जाते हैं, लेकिन जब बिजली चली जाती है तो लिफ्ट काम करना बंद कर देती है। कोई और विकल्प न देखकर इंचोंग बम के साथ अकेले नीचे जाने का फैसला करता है, भले ही वापसी का कोई रास्ता न हो। पर पियोन गहरा घायल होकर भी उसकी जगह लेने को आगे आता है। वो इंचोंग से कहता है कि वह ये अपनी बेटी के भविष्य के लिए कर रहा है और उससे उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। इन शब्दों के साथ पियोन नीचे जाता है, बम में विस्फोट करता है और अपनी जान कुर्बान करके मिशन पूरा करता है। इंचोंग एक सुरक्षित दूरी तक भागने में कामयाब हो जाता है। भूकंप के हिंसक झटकों के बीच सूजी एक बच्चे को जन्म देती है। अंतिम दृश्य में इंचोंग को उसके परिवार के साथ दिखाया जाता है। साथ में पियोन की बेटी भी होती है और फिल्म समाप्त हो जाती है।